तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दें और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं यूट्यूब पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहां तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु के दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर फल कैसा जाएगा। तो राहु मेष राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव में और केतु देव मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में विचरण करेंगे। राहु और केतु का प्रथम और सप्तम में गोचर मेष राशि के जातकों के विवाहित जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का प्रथम भाव में विचरण ऋण वृद्धि, आर्थिक हानि, क्रोध में बढ़ोतरी और बिना सोचे समझे किसी भी बात पे अपना ओपिनियन देने की जल्दीबाजी में खुद को अपमानित करने जैसी स्थिति तक ले जा सकते हैं। सप्तम भाव में केतु का गोचर जीवन साथी को तकलीफ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या दे सकता है। तो राहु और केतु के गोचर में सबसे पहले मैं आपको राहु के गोचर फल को बताने की कोशिश करता हूं कि कैसा फल आपको इसमें मिल सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए गोचर की शुरुआत में राहु का फल खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, नींद की कमी। 15 अप्रैल तक ये स्थिति झेलनी पड़ेगी। 15 अप्रैल के बाद मई के 15-16 तारीख तक फिल्मी जगत में अगर एक्टिव हैं आप, तो फिल्मी जगत के जातकों के लिए लाभकारी समय, प्रेम संबंधों में सफलता और अवैध संबंधों में रुचि, स्वास्थ्य लाभ होने का योग बनता है। मई से जून के मध्य शेयर मार्केट से लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता और जून से जुलाई के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, नया प्रेम संबंध जीवन में आने का योग। जुलाई से लेकर मार्च 2023 के बीच व्यवसाय में अग्रगति, सेविंग्स में वृद्धि, नए योगा योग,
संतान संबंधी खुशखबरी, विदेश यात्रा, सम्मान प्राप्ति और पद प्राप्ति का योग बना हुआ है। मार्च 2023 से नवंबर 2023 के मध्य नए योगायोग, दिशाहीनता, व्यवसाय में परेशानी और दाम्पत्य सुख में तनाव के योग बनते हैं। केतु के गोचर को थोड़ा सूक्ष्मता से देख लें तो केतु का सप्तम भाव में गोचर विवाहित जीवन में परेशानी तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या। थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो सप्तम भाव में केतु का गोचर संतान संबंधी खुशखबरी, स्पिरिचुअल गेन, धर्म कार्य में रुचि, उच्च शिक्षा में सफलता। अप्रैल तक ये स्थिति बनी रहेगी, मई तक बनी रहेगी और मई 2022 से सितंबर 2022 के मध्य खर्च की अधिकता, विदेश यात्रा का योग, दाम्पत्य जीवन में तनाव, शॉर्ट टर्म सेपरेशन जैसी स्थिति, नींद की कमी, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। सितंबर 2022 से मार्च 2023 के मध्य दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मानसिक तनाव, अपनी ही गलती की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। सोच समझकर बोलने की कोशिश करें, बिना सोचे विचारे अपनी बात को न रखें। मार्च 2023 से नवंबर 2023 के मध्य व्यवसाय में नए योगायोग, यात्रा में विशेष सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है। साहस की वृद्धि, लेकिन आपने ध्यान देना है कि साहस दुस्साहस में न बदले। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। तनाव से बचने की कोशिश करें। जन्म कुंडली में अगर सेपरेटिव प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चल रही है, सेपरेटिव प्लैनेट्स सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि को कहा जाता है, अगर उनकी ही दशा अंतरदशा चल रही है तो विवाहित जीवन में आपको और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है तथा व्यवसाय में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर फल। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फलादेश मैंने काफी सूक्ष्मता से तारीख और महीने के साथ करने की कोशिश की है। अब आपको ये कैसा लगता है ये निर्भर करता है आपके ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।